हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं सीटेट सेट 2। इससे पहले हम सीटेट सेट 1 करा चुके हैं। आज है सीटेट सेट 2, जिसमें हम PYQ करा रहे हैं। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण PYQ करा रहे हैं व्याख्या के साथ। प्रश्न है, निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न एक है, निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। बी, व्याकरण भाषा का नियंत्रित होता है। सी, व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक है। फिर डी, भाषा के व्याकरण का मूल तत्व ज्ञान शब्द ज्ञान है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए। भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। यदि छात्र प्रारंभ से ही व्याकरण सीखना प्रारंभ करता है तो उसे भाषा की समझ आसानी से शुरू हो जाती है। तो उसे भाषा की समझ होनी शुरू हो जाती है। इन शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होने लगता है। वह शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होने लगता है, जिससे उसके मन में अपने परिवेश में उपलब्ध लिखित भाषा को पढ़ने व समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, भाषा का प्रारंभिक बोध होता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न 2 है, भाषा का प्रारंभिक बोध होता है। ए, अनुकरण एवं श्रवण से। जैसा कि फरवरी 2026 में सीटेट का एग्जाम लगा है, उसी के दृष्टिकोण से, उसी का आधार लेकर हम सीटेट प्रैक्टिस सेट PYQ करवा रहे हैं। ए, अनुकरण एवं श्रवण से। बी, पठन पाठन से। सी, चिंतन एवं मनन से। डी, अध्ययन अध्यापन से। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। भाषा का प्रारंभिक बोध होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, अनुकरण एवं श्रवण से। इसका सही ऑप्शन है ए, अनुकरण एवं श्रवण से। बच्चा अपने वातावरण से अंतःक्रिया करके श्रवण तथा अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वाभाविक रूप से अनायास ही भाषा को अपने व्यक्तित्व का अंश बना लेता है। वह अपने तात्कालिक परिवेश में बोली जाने वाली ध्वनियों तथा शब्दों व वाक्यों को ग्रहण करता है और बोलने का प्रयत्न करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अनुकरण एवं श्रवण से। भाषा का प्रारंभिक बोध होता है, इसका सही ऑप्शन है ए, अनुकरण एवं श्रवण से। प्रश्न 3 है, छात्रों में वर्तनी जन्य दोषों के निवारण का उपयोगी उपागम है। ए, बुद्धि परीक्षण। बी, गृह कार्य का निरीक्षण। फिर सी, छात्र शिक्षक संवाद। या फिर डी, उपचारात्मक शिक्षण। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। छात्रों के वर्तनी जन्य दोषों के निवारण का उपयोगी उपागम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपचारात्मक शिक्षण। क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, अब हम बताएंगे आप लोगों को कि उपचारात्मक शिक्षण एक नवीन प्रयोग है। क्या है, तो उपचारात्मक शिक्षण एक नवीन प्रयोग है
जिससे उन बालकों को विशेष लाभ होता है जो किन्हीं कारणों से सीखने की क्रिया में पिछड़ जाते हैं और अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में पिछड़े बालकों की हीन भावना दूर की जाती है और उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। क्या होता है, तो समुचित विकास होता है। इससे छात्रों में भाषा संबंधी अशुद्धियों का निराकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, तो निराकरण किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपचारात्मक शिक्षण, यानी छात्रों के वर्तनी जन्य दोषों के निराकरण का उपयोगी उपागम है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न 4, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही PYQs लेकर आते रहेंगे। प्रश्न 4 है, भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। प्रश्न 4 है, भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। ए, छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना। बी, छात्रों में एकता का भाव जागृत करना। या फिर सी, देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना। या फिर डी, छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना। संपर्क योग्य बनाना। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना, यानी भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना। संपर्क योग्य बनाना भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जिससे वे देश के अन्य लोगों से संपर्क करने, जिससे वे देश के अन्य लोगों से संपर्क करने, उनसे बात करने में सक्षम हो सके और बात करने में सक्षम हो सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, यानी भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन डी। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 5 है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए, छात्रों को भाषा के शास्त्रीय ज्ञान का ज्ञान कराना, शास्त्रीय ज्ञान का ज्ञान कराना। बी, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना है। फिर सी, छात्र की उदात्त भावनाओं का संवर्धन करना। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को भाषा के शास्त्रीय ज्ञान का ज्ञान कराना है। ज्ञान नहीं है, पक्ष है, पक्ष, शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना। क्या है, तो शास्त्रीय पक्ष, ये पक्ष है, शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना। बी, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना है। फिर सी, छात्र की उदात्त की भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति। या फिर डी, छात्र की आंगिक चेष्टाओं को परिष्कृत करना। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, छात्रों को भावानुसार, इसका सही ऑप्शन है बी, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना। ये कविता के अन्य उद्देश्य हैं कविता की लय, ताल और तुक का आनंद उठाना। कविता की लय, तुक और ताल का आनंद उठाना, कविता की संरचना को समझना, छात्रों की कल्पनाशीलता को बढ़ाना, उन्हें अन्य कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना। एक कविता के अन्य उद्देश्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है, भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। ए, छात्रों की प्रतिभागिता रहती है। बी, समय का सदुपयोग होता है। सी, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। या फिर डी, शिक्षक का श्रम बचता है। यानी भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इसका सही ऑप्शन है सी, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं।
अभिमुख रहते हैं। छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि छात्र ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्पित किया है। शिक्षक की यह शिक्षण की एक विधि है कि इस विधि में छात्रों से पाठ से संबंधित प्रश्न करता है। इस विधि में अध्यापक छात्रों से पाठ से संबंधित प्रश्न करता है और छात्रों से अपेक्षित उत्तर निकलवाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 7 है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो किस प्रकार के स्वर हैं? ए संवृत, बी अर्ध संवृत, सी विव्रत या फिर डी अर्ध विव्रत। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए संवृत। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा संकरा हो जाता है। इसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। अन्य विकल्पों में यानी अर्ध संवृत, इन स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार कम संकरा होता है। ए संख्या में 2 होते हैं, ए और ओ। विव्रत, इन स्वरों के उच्चारण में यानी विव्रत स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ए संख्या में 2 होते हैं, जैसे बड़ा आ और आ चांद बिंदी वाला बड़ा आ। अर्धविव्रत के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है। कितना खुला होता है? तो आधा खुला होता है। ए संख्या में 4 होते हैं, जैसे छोटा आ, ए, ओ और आ। तो इसका सही ऑप्शन है ए संवृत, यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ तब बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये संवृत हैं। प्रश्न 8 है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? प्रश्न 8 है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ए सेनापति, बी विद्यापति, सी पद्माकर या फिर डी घनानंद। तो इसका सही ऑप्शन है बी विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं, जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गोरक्ष विजय आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यापति मैथिल भाषा के सर्वोपरि कवि हैं। विद्यापति मैथिल भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा मातृभाषा मैथिली पर समान अधिकार था। प्रश्न 9 है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? प्रश्न 9 है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल साकृत्यायन या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। शुक्ल जी ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। शुक्ल जी ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। इसका सही ऑप्शन है ए साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। कमेंट जरूर करिए। प्रश्न 10 है, अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी
सूरदास या फिर डी कुंभनदास। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे, तो इसका सही ऑप्शन है सी सूरदास। कौन थे? तो सूरदास थे। सूरदास वो अपनी निश्चल भक्ति, सूरदास अपनी निश्चल भक्ति के कारण भगवान कृष्ण के सखा भी माने जाते थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास तथा चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास, तो इसका सही ऑप्शन है सी सूरदास। प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 है, चौपाई छंद पर आधारित रामायणी के रचनाकार कौन है? चौपाई छंद पर आधारित रामायणी के रचनाकार हैं ए बिहारी, बी रहीम, सी भूषण या फिर डी कबीर। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो चौपाई छंद पर आधारित रामायणी के रचनाकार हैं कबीर, तो इसका सही ऑप्शन है डी। कौन है? तो कबीरदास जी हैं। कबीरदास हैं। रामायणी बीजक की प्रस्तावना है। रामायणी क्या है? तो रामायणी बीजक की प्रस्तावना है। रामायणी में 84 पद हैं। रामायणी के पद ज्यादातर चौपाई छंद में हैं। किसमें है? तो चौपाई छंद में है। रामायणी किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है। प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 है, कपोत शब्द का पर्यायवाची बताइए। कपोत शब्द का पर्यायवाची बताइए। ए परभूत, बी पिक, सी पारावत या फिर डी चंचरीक। तो आप लोग बताइए कपोत शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है सी पारावत। कपोत शब्द का पर्यायवाची है पारावत। क्या है? तो पारावत। पारावत के अन्य पर्यायवाची हैं परेवा, कबूतर, पंडूक आदि। परभूत यानी परभूत का पर्यायवाची उत्पन्न। पिक का पर्यायवाची है काकपाली, कोयल, कोकिला, बसंत दूत और श्यामा। चंचरीक का पर्यायवाची है भंवरा, भ्रमर, आली, मधुप, सिलीमुख, मधुकर और मिलिंद। प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 है, किस शब्द में नए तत्पुरुष समास है? प्रश्न 13 है, किस शब्द में नए तत्पुरुष समास है? ए अनभिज्ञ, बी अनुकूल, सी गंगाजल या फिर डी धर्माधर्म। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। किस शब्द में नए तत्पुरुष समास है? तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए अनभिज्ञ। अनभिज्ञ में नए तत्पुरुष समास है। अनभिज्ञ यानी नभिज्ञ, नभिज्ञ। अनभिज्ञ का होता है नभिज्ञ। प्रश्न 14, जहां व्याख्या करनी होती है वहां हम व्याख्या करते हैं। यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है यण संधि का उदाहरण है ए मतैक, बी अत्युत्तम, सी शयन या फिर डी तन्मय। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यण संधि का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी अत्युत्तम। अति प्लस उत्तम। अत्युत्तम का संधि विच्छेद होगा अति प्लस उत्तम। मतैक्य में संधि है वृद्धि संधि। शयन में संधि है तो अयादि संधि है और तन्मय में संधि है तो गुण संधि है। प्रश्न 15, प्रश्न 15 है, अंग्रेजी शब्द मूलतः किस भाषा का है? अंग्रेजी शब्द मूलतः किस भाषा का है? ए हिंदी, बी फारसी या फिर सी तुर्की, डी फ्रेंच।
अंग्रेजी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन है ए हिंदी, बी फारसी, सी तुर्की या फिर डी फ्रेंच। तो अंग्रेजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो डच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द होता है? यह डच भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया हुआ है। इसका सही ऑप्शन डच होगा, डच। प्रश्न 16 है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा। निराला कृत राम की शक्ति पूजा पर आधार ग्रंथ कौन सा है? ए कंबन रामायण, बी कृतिवास रामायण, सी रामचरितमानस या फिर डी रामचंद्रिका। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है बी कृतिवास रामायण। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी कृतिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा निराला की कृति है, जिसका आधार ग्रंथ है कृतिवास रामायण। इसके रचयिता हैं कृतिवास ओझा थे। इसके रचयिता कृतिवास ओझा थे, जो कि बंगाल मूल के कवि थे, जो कि एक बंगाल मूल के कवि थे। प्रश्न 17 है, चंद्र सकलंक एक का है यह सकलंक। एक का कर लेना आप लोग, यहाँ पे का है का। चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी है? उक्त पद में कौन सा अलंकार है? उक्त पद में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी असंगत, सी व्यतिरेक या फिर डी दीपक। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी व्यतिरेक। इसका सही ऑप्शन है सी व्यतिरेक। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। असंगत अलंकार में जहां कारण एक स्थान पर तथा कार्य दूसरे या अन्य स्थान पर घटित होता है, वहां घटित होना वर्णित हो, वहां असंगत अलंकार होता है। जैसे सीतह लय 10 कंध गयो, अय गयो है बिचारी, बिचारो समुंदर बंध्यो। दीपक अलंकार। दीपक अलंकार में जब किसी पद में उपमेय तथा उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है, वहां दीपक अलंकार होता है। जैसे कामिनी कंत सो, जामिनी चंद सो, दामिनी पावस मेघ घटा सो, जाहिर चारियों और जहान लैस, हिंदवास खुकान सिवासो। तो इसका सही ऑप्शन है सी व्यतिरेक। प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शांति प्रिय द्विवेदी या फिर डी है राम अवध द्विवेदी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग भारतेंद्र युग के बाद का युग है। द्विवेदी युग भारतेंद्र युग के बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषी होने के साथ ही साहित्य के अलग विषयों में भी समान रुचि रखते थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का 18 वर्षों तक संपादन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो इसका सही ऑप्शन है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 19 है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से? चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी अजातशत्रु, फिर डी ध्रुवस्वामिनी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है प्रश्न 19 का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी स्कंदगुप्त। इसका सही ऑप्शन है बी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा वर्ष 1928 ईस्वी में रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक की आरंभिक पंक्तियों से उद्धृत है, जो स्कंदगुप्त द्वारा एकालाप के रूप में कही गई हैं। प्रश्न 20, प्रश्न 20 है, बोलगा से गंगा के लेखक का नाम बताइए। बोलगा से गंगा के लेखक का नाम बताइए। ए रागे राघव, बी राहुल साकृत्यायन, सी धर्मवीर भारती, या फिर डी राजेंद्र यादव। तो बोलगा से गंगा के लेखक का नाम बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी राहुल साकृत्यायन। क्या है? तो राहुल साकृत्यायन है। राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखित बोलगा से गंगा यह एक मात्र सत्तात्मक समाज में स्त्री के वर्चस्व की बेजोड़ रचना है। यह राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह है। इसमें 20 कहानियों का संग्रह है बोलगा से गंगा में। तो इसका सही ऑप्शन है बी राहुल साकृत्यायन। प्रश्न 21 है। 21 में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण तुम, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, जिसमें असार भूम भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत लीन। इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए। प्रश्न 21 है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताइए। ए धर्मवीर भारती, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी सुमित्रानंदन पंत, या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है सी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही ऑप्शन है सी सुमित्रानंदन पंत। यह रचना बापू के प्रति, सुमित्रानंदन पंत की यह रचना बापू के प्रति शीर्षक से महात्मा गांधी के लिए लिखी गई। किसके लिए लिखी गई है? तो यह महात्मा गांधी के लिए लिखी गई है। प्रश्न 22 है। प्रश्न 22 है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन से क्या भाव व्यक्त होता है? ए जड़ता, बी दुर्बलता, सी पारमहस्य स्थित, या फिर डी विचारहीनता। तो इसका सही ऑप्शन है सी पारमहस्य स्थित। इसका सही ऑप्शन है सी। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन से पारमहस्य स्थित का भाव व्यक्त होता है,
जिस प्रकार ईश्वर का कोई रूप आकार न होते हुए भी उसका अस्तित्व होता है, उसी स्थिति को पारमहस्य स्थित कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पारमहस्य स्थित कहते हैं, हस्य स्थित कहते हैं। प्रश्न 23 है, हे चिर पुराण हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? ए विपर्य, बी विभावना, सी विरोधाभास या फिर डी असंगत। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। हे चिर पुराण हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। इसका सही ऑप्शन है सी विरोधाभास अलंकार। जहां पर संयोग में विरोध दिखाया जाए, अर्थात जहां विरोध न होने पर भी विरोध दिखाया जाए वहां विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो विरोधाभास अलंकार होता है। विपर्य अलंकार में जहां किसी वस्तु का विशेषण उससे संबंधित दूसरी वस्तु में विशेष अर्थ से संबंधित करने में प्रयुक्त हो वहां विपर्य अलंकार होता है। विभावना अलंकार में जहां कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। और असंगत अलंकार में जहां कारण एक स्थान पर घटित हो रहा हो, एक स्थान पर तथा कार्य दूसरे या अन्य स्थान पर घटित होना वर्णित होता है वहां असंगत अलंकार होता है। प्रश्न 24 है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। प्रश्न 24 है, पूर्ण इकाई जीवन की का भावार्थ क्या है? प्रश्न 24 है, पूर्ण इकाई जीवन की का भावार्थ क्या है? ए जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति, बी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सी सामाजिक अनुभव प्राप्त करना, फिर डी मानव जीवन की परिपक्वता। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। इसका सही ऑप्शन है बी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास यानी पूर्ण इकाई जीवन का भावार्थ है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अर्थात हे बापू, तुमने मानव जीवन की पूर्णता, तुम में मानव जीवन की पूर्णता निहित है, जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। प्रश्न 25 है। प्रश्न 25 है, उपरोक्त काव्यांश में कौन सा छंद है? प्रश्न 25 है, उपरोक्त काव्यांश में कौन सा छंद है? ए मनहर छंद, बी मुक्त छंद, सी गीतिका छंद या फिर डी तोमर छंद। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी मुक्त छंद। उपरोक्त काव्यांश में कौन सा छंद है? तो इसका सही ऑप्शन है बी मुक्त छंद। क्या है? तो मुक्त छंद। प्रश्न 26, मनहर एक घनाक्षरी छंद है। मनहर क्या है? तो मनहर एक घनाक्षरी छंद है। इसमें 31 वर्णों के 4 समतुकांत चरण तथा 16-15 वर्णों पर यदि होती है। यह मापनी मुक्त वर्णिक छंद है। गीतिका, इस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 मात्राओं पर यदि होती है। यह सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तोमर क्या है? तो तोमर में इसमें प्रायः 4 चरण समतुकांत होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 26 है, निर्देश। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा चाहती है कि
उसको अपने समाज से जोड़ा जाए, लोगों से जोड़ा जाए और हर विद्यार्थी को ऐसी लोकोन्मुख दृष्टि दी जाए कि सर्वोदय को अपना धर्म कर्म मानने लगे। यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा को शिक्षित करने का सबसे बड़ा स्थान समाज ही है। समाज की करुण कथाएं एवं समाज में गरीब से गरीब का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ है। शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ है। शिक्षा के लिए तथ्य और तत्व दोनों ढूंढने का सही स्थान समाज ही है। समाज में रहने वाले विलक्षण प्रतिभाशाली लोगों से पृथक कोई भी शैक्षिक व्यवस्था अपने को संपन्न नहीं बन सकती। समाज के विश्लेषण से ही सच्ची शिक्षा संपन्न हो सकती है। इस तरह से शिक्षा अपने को सींचने का दाना पानी समाज से ले सकती है और समाज को कुछ वापस कर सकती है। ऐसी लोकोपयोगी शिक्षा समाज को और फिर राष्ट्र को ओजस्वी और तेजस्वी बनाने में सफल होगी। तो ये था पैराग्राफ। अब इससे संबंधित प्रश्न आते हैं जो कि हम आगे करवाते हैं। प्रश्न 26 है, इसी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है, शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? प्रश्न 26 है, शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? ए, छात्र को आदर्श की ओर उन्मुख करना, बी, छात्र को आत्मनिर्भर बनाना, या फिर सी, छात्र में समाजोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना, या फिर डी, छात्रों को कौशल विकास की दिशा प्रदान करना। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी। इसका सही ऑप्शन है सी, छात्र में समाजोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना। इसका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 27 है। प्रश्न 27 है, लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है? लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है? ए, सामाजिक परंपराओं का बोध, बी, समाज में बहुमुखी विकास की सोच, सी, लौकिक विकास के प्रति चिंतन परता, और फिर डी, लोकोदर्शों से परे कार्य करने का भाव। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? यानी लोकोन्मुख दृष्टि का आशय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? तो सी, लौकिक विकास के प्रति चिंतन परता। लौकिक विकास के प्रति चिंतन परता। लौकिक विकास के प्रति चिंतन परता अर्थात लोक कल्याण और विकास हेतु चिंतन मनन करना। तो इसका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 28 है। प्रश्न 28 है, गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? कैसे समर्थ हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, शैक्षिक नियोजन में सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने से, बी, शिक्षा व्यवस्था में अधिक धन आवंटित करने से, सी, गरीब परिवारों को आर्थिक मदद करने से, डी, गरीबी के मूल कारणों का विश्लेषण करने से। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रश्न 28 का सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए, शैक्षिक नियोजन में सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने से। इसका सही ऑप्शन है ए। शैक्षिक नियोजन में सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने से गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ हो सकता है। प्रश्न 29। प्रश्न 29 है, राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न 29 है, राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? ए, शिक्षा के व्यापक प्रचार और प्रसार से, बी, विभिन्न सामाजिक स्रोतों से यथेष्ट संसाधन जुटाने से, या फिर सी, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने से, या फिर डी, समाज में व्याप्त बुराइयों के निराकरण से। तो इसका सही ऑप्शन है ए, राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? तो शिक्षा के व्यापक प्रचार और
प्रसार के द्वारा राष्ट्र को तेजस्वी बनाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 30 है। प्रश्न 30 है, लोकोन्मुख। लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? तो आप लोग बताइए कि लोकोन्मुख में शब्द में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी गुण संधि, सी अयाद संधि या फिर डी वृद्धि संधि। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो लोकोन्मुख में कौन सी संधि है? तो इसका सही ऑप्शन है बी गुण संधि। लोक प्लस उन्मुख, लोक प्लस इसका संधि विच्छेद होगा लोक प्लस उन्मुख। जहां छोटा आ प्लस छोटा उ मिलकर ओ बनता है वहां लोकोन्मुख होता है, गुण संधि। अयाद संधि जैसे शयन है, गायन है, इसमें अयाद संधि है। यड़ संधि जैसे यड़ संधि में स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत। वृद्धि संधि में सदैव, सदा प्लस एव सदैव। मतायक के ए वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी, नई उम्मीद और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रश्नों का संकलन बेहद पसंद आएगा। थैंक यू।